नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। बैचलर थेरेपी के इस हिंदी के 33वें सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। डिस्पोंडेंसी और डिस्पेयर, ये जो लास्ट ग्रुप हम देख रहे हैं, उनमें से 5 रेमेडीज हमने अब तक देखी है लास्ट 2 सेशंस में। इस सेशन में हम 2 रेमेडीज और देखने वाले हैं, लार्च और क्रैब एप्पल। और लास्ट जो रेमेडी बाकी है, स्टार ऑफ बेथलेहम, वो और रेस्क्यू रेमेडी हम नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं। आज के जो दो रेमेडीज़ हैं वो थोड़े से एक दूसरे से अलग है, लेकिन उन दोनों को जोड़ने वाला जो एक समान धागा है वो है विश्वास। तो वो जो विश्वास है वो किस किस प्रकार का विश्वास है, ये हम इस सेशन में देखेंगे। लेकिन और एक समानता है इन दो रेमेडीज़ में और रेस्क्यू रेमेडी में। कई सारे लोग जिनको बैचलर रेमेडीज़ ज़्यादा मालूम नहीं है, या फिर वो 38 रेमेडीज़ है ये भी मालूम नहीं है, वो किस प्रकार से काम करते हैं ये भी मालूम नहीं है, वो भी इन 2-3 रेमेडीज़ को काफ़ी भली भांति जानते हैं या फिर उनका उपयोग जानते हैं। काफ़ी सारे लोग रेस्क्यू रेमेडी लेके घूमते हैं और कहीं भी उनको कुछ भी हो जाए वो पहले रेस्क्यू रेमेडी ले लेते हैं। वैसे ही कई सारे लोग क्रैब एप्पल ले लेते हैं उनके स्किन के किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो स्किन के ऊपर या फिर स्किन का कोई भी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आ जाए, वो क्रैब एप्पल पीना शुरू कर देते हैं। और वैसे ही कई लोगों को मालूम है कि अगर आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ाना है, आपको अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, भले वो एग्ज़ाम के लिए हो, भले वो स्टेज के लिए हो, स्टेज में जाके भाषण देने के लिए, या फिर कहीं गाना गाने के लिए हो, तो लार्ज देने की ज़रूरत है। तो कई बार अगर कॉन्फिडेंस देखा जाए तो लार्ज की भी कई बार लोग यूज़ करते हैं, और वो काफ़ी कॉमनली बताते हैं कि लार्ज ले लो फिर अच्छा हो जाएगा सब। तो ये जो 3 रेमेडीज़ है, लार्च, क्रैब एप्पल और रेस्क्यू रेमेडी, इन्होंने काफ़ी हद तक बैचलर रेमेडीज़ को जनमानस में पहुंचाया है। और उनमें से ये एक पहली रेमेडी विच इज़ लार्च। हमने टाइप रेमेडी और स्टेट रेमेडी ऐसे 2 सेक्शंस देखे थे पिछले किसी एपिसोड में। तो ये दोनों प्रकार से यूज़ हो सकती है। पहले हम स्टेट रेमेडी का यूज़ देखेंगे। टिपिकली लार्ज जो यूज़ हो जाती है वो अगर आपको कहीं भाषण देना है या फिर कहीं गाना गाना है आपको, और या फिर कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है उस दिन, या फिर आपको लगता है कि कल कई बार यूएस वीज़ा के लिए इंटरव्यू रहता है और देन यू फील कि वहाँ जाके मैं कुछ मुझे शायद वो थोड़ा सा पैर मेरे लटपट आएंगे, मेरी ज़बान एकदम काफ़ी हेवी हो जाएगी, ऐसे अगर लगता है आपको कि पसीना आ जाएगा, पैनिक में जाएंगे आप, तो लोग लार्ज लेते हैं कि कॉन्फिडेंस ताकि अंदर का आ जाए या फिर अंदर का कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाए। तो स्टेज फियर के लिए या फिर जिनको भाषण देना है, जिनको इलोकेशन कंपटीशन देनी है, जिनको गाना गाना है कहीं पे, तो वो काफ़ी लार्ज स्टेट रेमेडी जैसा यूज़ करते हैं फॉर टेम्पररी बेसिस। लेकिन ये टाइप रेमेडी के लिए काफ़ी जानी जाती है या फिर कई बार यूज़ हो जाती है। तो जब हम टाइप बोलते हैं तो हम व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या व्यक्तित्व रहता है? लार्ज का जो व्यक्तित्व है वो, जैसे ये पहले लाइन में लिखा है कि वो फील्स इन्फीरियर टू अदर्स। वो उनको लगता है कि हम सभी मायने में दूसरों के मुकाबले कम है, जिन्हें न्यूनगंड बोला जाता है। या फिर मेरे एक पेशेंट है शुक्ला जी, शुक्ला भाभी जो है वो गुजराती में कई बार मेरे साथ बात करती है। तो उनकी एक काफ़ी, उनसे मैंने कुछ कुछ गुजराती सीखा है। तो वो उन तो वो एक उनका शब्द काफ़ी वो यूज़ हो जाता है कि लघुथा ग्रंथि, ऐसे कुछ, तो लघुथा ग्रंथि है ऐसे कुछ तो वो बोलती है। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, लघुथा ग्रंथि क्या है या लघुता ग्रंथि? तो वो बोलते हैं कि वो न्यूनगंड है या फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको लगता है कि हम कम हैं दूसरों के मुकाबले। तो ये जो भावना है वो कई लोगों की रहती है। उनको लगता है, उनको लघुता ग्रंथि की इन्फेक्शन हुआ रहता है, तो उनको लगता है कि वो कम है। किस किस चीज़ में कम है? सब चीज़ में कम है। उनको कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल ज़िंदगी जीने के लिए नालायक है, और इतना पुअर सेल्फ एस्टीम और पुअर सेल्फ इमेज रहती है। पुअर सेल्फ इमेज यानी खुद को हम कैसे देखते हैं, वो अगर हम ऐसे न्यूनता से देखते हैं, हम खुद को अगर बिल्कुल नालायक जैसा देखते हैं, तो जाहिर है वो दुनिया भी आपको नालायक ही समझेगी, वो भी आपको उसी नज़र से देखेंगी।
विवेकी विचार जो है, REBT या फिर रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, वो मानती है कि जिस प्रकार से आप खुद को देखेंगे, दुनिया भी आपको उसी प्रकार से देखेगी। तो अगर आप खुद की तरफ अगर रियलिस्टिकली देखें, जिसमें सत्यता हो, सत्य को पकड़ के आप खुद को देखें, जो सही है, सत्य है, उसी को अगर आप माने, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सत्य क्या है, ये कई बार हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे मन में कई सारे अविवेकी विचारों की, भावनाओं की, या फिर उनके जो उनको क्या बोलते हैं, धारणाओं की हम पे पकड़ रहती है, और फिर हम खुद को भी सत्यता से देख नहीं सकते। और इसीलिए मैंने कहा है कि ये कस्तूरी मृग रहते हैं। लार्ज के लोग कस्तूरी मृग है, उनको मालूम ही नहीं है कि कस्तूरी उनमें ही है, लेकिन वो ढूंढते रहते हैं कि यहाँ वहाँ कहाँ पे मिले, मैं इनसे क्या सीखूँ, इनसे क्या सीखूँ, इनसे क्या सीखूँ। अरे बाबा, आप खुद में एक यूनिक इंसान हो, आप खुद में एक अलग इंसान हो, सो अपनी अलगता पहचानो और उस पर काम करो। दूसरों से सीखने में क्या ये है जब आप खुद से नहीं सीख पाओगे। तो ये कस्तूरी मृग है। इनको लगता है कि उनको खुद लगता है कि खुद वो काफ़ी कम है औरों के मुकाबले, और बाकी के लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर वो बिल्कुल उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम वो पूरा न्यूनतम बेसिस पे आ जाता है। और अगर किसी को लगे कि उसको कुछ भी नहीं उससे हासिल होगा, ज़िंदगी में कुछ वो हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं उसमें, मुझे जो चाय बनानी भी नहीं आती, कुछ मैंने किसी ने मुझे छोटा भी काम बोला तो भी मैं गलती कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, मैं कम हूँ, मुझे कोई जमता नहीं है कुछ चीज़। ये अगर खुद के बारे में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो आप सोचिए कि उसके ज़िंदगी का क्या हो जाएगा। वो तो डिस्पेंडेंसी और डिस्पेयर में ही चले जाएगा ना, निराश ही हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे लगता है, उनका ऐसा मानना रहता है कि वो कुछ करने के लिए नालायक है। चूँकि कई बार वैसे बिल्कुल नहीं रहता। इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं कि पूरे के पूरे नालायक हैं? काफ़ी कम। हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन हमें वो मालूम नहीं रहता कि हमें क्या दिया है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। कई सालों बाद कई बार पता चल जाता है, 48 ईयर्स के बाद मुझे पता चला कि मैं अच्छा सिखा सकता हूँ, या फिर सिखाने के बाद मुझे अच्छा आनंद मिलता है। तो फिर मैंने ये यूट्यूब के वीडियो शुरू कर दिए, और आपको भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी सिखाने में काफ़ी आनंद मिलता है, आपसे बात करने में आनंद मिलता है। लेकिन ये अगर मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे सिखाने से आनंद मिलता है, तो फिर मैं जीवन में एक बड़े आनंद को, या फिर मुझे क्या आता है, ये अगर मुझे मालूम नहीं रहता, तो फिर मैं खुद को काफ़ी नीचे नज़रिए से देखता कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि काफ़ी सालों बाद मुझे पता चला कि मुझे सिखाने में रुचि है, या फिर सिखाने में मुझे आनंद मिलता है। तो मैं कई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छा लगे ना लगे, सिखाने में मुझे काफ़ी आनंद रहता है। तो ऐसे आनंद आपको क्या चाहिए, अ, आपको क्या अच्छे तरीके से आता है, आपका अलगता आपकी क्या है, आपकी विशेषता क्या है, ये ढूंढने के लिए भी, ये जानने के लिए भी लार्ज की यूज़ हो सकता है। तो ये जो लोग हैं जो फेलियर के बिना कुछ नहीं उनको सूझता, उनको लार्ज सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे दो रेमेडीज़ को कंपेयर करना काफ़ी लाजमी है, या फिर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक रेमेडी हमने देखी थी जेंशियन, जिनको लग रहा था कि उनको नहीं आएगा, उनसे ना हो पाएगा। वो जो गैंग ऑफ वासेपुर का जो है ना, कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो उनको लगता है तुमसे ना हो पाएगा जब उनको कुछ फेलियर आ जाता है। वो शुरू तो करते हैं ज़ोर से, लेकिन वो कुछ फेलियर आ जाए या फिर कहीं पे वो फेल हो जाए, तो उनको लगता है नहीं नहीं ये नहीं जमने वाला है, और फिर वो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो जेंशियन का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बाद में, जब उनको फेलियर आता है। एक हॉर्नबिम थे, जिनको लगता था मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि उनको लगता है ये काम इतना बड़ा है कि ये मेरे कैपेसिटी से बाहर है, ये कैपेसिटी का मामला है। जो हॉर्नबिम में उनको लगता है ये मेरे कैपेसिटी से बाहर है, तो वो काम के बारे में था। ये जो लार्ज वाले लोग हैं ना, उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में ही वो कुछ भी करने से नालायक है, मुझसे कुछ भी ना हो पाएगा, ये लार्ज है। जनरल लेवल पे उनको लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। हॉर्नबिम को लगता है कि मुझसे सीए की परीक्षा उत्तीर्ण ना हो पाऊंगा मैं, या फिर ये अलाना फलाना ये जो काम है ये मुझसे ना हो पाएगा। तो एक काम के लिए वो हॉर्नबिम का ये है। भाई लार्ज को जनरलिटी में लगता है कि उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, मुझे चाय चाय भी नहीं बना पाऊंगा,
मैं चल भी नहीं पाऊँगा, मैं शायद वहाँ पहुँच भी ना पाऊँगा, मुझे साइकिल भी नहीं आएगा, कार भी नहीं आएगी। सो जो भी है कुछ, सो 99% पॉसिबिलिटी कि मैं फेल ही होने वाला हूँ, 1% पॉसिबिलिटी कि शायद मुझसे थोड़ा बहुत आ जाए। ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग लार्ज की फीलिंग है। तो इसी फीलिंग से अगर आप गए तो क्या होगा आपका, निराश ही हो जाएंगे आप। तो ये था लार्ज, जिसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, और लार्ज उसको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा था कि तुम भी कुछ हो, ये देने की कोशिश लार्ज कर रहा था। इससे और एक बात मुझे याद आई, वो मुझे बतानी चाहिए, वो मैंने मराठी में भी बताई थी। दो प्रकार के थेरेपीज़ रहते हैं, जिसमें एक है रैशनल थिंकिंग या फिर रैशनल थेरेपी, जिसमें रियलिज्म का काफ़ी महत्व है। जो है रियलिटी का, जो मैंने अभी कहा कि काफ़ी कम लोगों को रियलिटी का एहसास होता है, लेकिन वो रियलिटी का एहसास, रियलिटी देखना, ये रैशनल थिंकिंग का काफ़ी बड़ा काम है, या फिर वो काफ़ी अहम उसका हिस्सा है। और दूसरी है पॉजिटिव एफर्मेशंस। आजकल पॉजिटिव एफर्मेशंस काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, और जिसका यूज़ भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, उनको काफ़ी परिणाम भी उसके दिखता है। वो गलत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि पॉजिटिव एफर्मेशंस और रैशनल या फिर रियलिस्टिक थेरेपी में क्या फ़र्क है। मुझे अगर कॉन्फिडेंस कम है तो पॉजिटिव एफर्मेशन में शायद मैं मिरर के सामने खड़ा रहूँगा और खुद को देख के बोलूँगा कि तुम एक कॉन्फिडेंट आदमी हो, और तुम में कॉन्फिडेंट है, और वो अभी बाहर आ रहा है। और 10 बार बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो कॉन्फिडेंट हूँ, और आप कॉन्फिडेंट धीरे धीरे अपने आप से अंदर बाहर आ जाएगा। क्या इसका उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है, मैंने देखा है वो उपयोग होते हुए। लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि कैसे डिफरेंस है, कुछ सही है और गलत नहीं बता रहा हूँ, ये भी सही है, काफ़ी लोगों को इसका उपयोग होता है। लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक रैशनल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा, वो ज़्यादा करके पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं रहेगा। इट विल बी मोर ऑफ अ रियलिस्टिक स्टेटमेंट, लाइक कि हाँ, आज के दिन में मुझ में कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन मैं अगर इस पे ठीक तरीके से एफर्ट्स ले लूँ, वो एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी रखूँ, और बिना निराश होते हुए योग्य मार्ग पे किसी का सहारा लेके या फिर किसी से गाइडेंस लेके, किसी के सुपरविजन में अगर मैं काम करूँ, तो मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मुझा जो गया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ कि आज मुझ में कॉन्फिडेंस कम है, जो रियलिटी है, लेकिन मैं एक जगह पे पहुँचना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस फिर से मैं वापस लाऊंगा। कैसे? अगर मैं मेरे ऊपर एक्टिवली फोकस, डिसिप्लिन से काम करूँ, कंसिस्टेंसी काम करूँ, जिसमें मैं दूसरों की मदद ले लूँ, जो मुझे बताए कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं। अगर ये मैं कंसिस्टेंटली करूँ, तो कहीं ना कहीं किसी दिन मैं मेरी जो गोल है, मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। सो दिस इज़ अ रियलिस्टिक रोड मैप कि आज मैं कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचना है, और उसके लिए क्या मुझे करने की ज़रूरत है। सो ये पूरा का पूरा रियलिस्टिक रोड मैप रैशनल थेरेपी आपको देती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कई बार दोनों चीज़ें एक साथ करें, सुबह पॉजिटिव एफर्मेशन और दिन भर रियलिस्टिक रोड मैप, तो शायद और अच्छा हो जाए। दूसरी रेमेडी है क्रैब एप्पल। ये जो बिल्ली है, इसको हमने वाटर वॉयलेट में भी देखा था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं ही सबसे मैं भी सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ इस दुनिया में, ऐसे बिल्ली को लगता था, इसकी लगता है, इसलिए वाटर वॉयलेट में हम बिल्ली देख रहे थे। क्रैब एप्पल में भी बिल्ली है, या फिर बिल्ली का और एक टाइप रेमेडी क्रैब एप्पल भी हो सकता है, क्योंकि क्रैब एप्पल का, उनके ज़िंदगी का मेन मकसद रहता है प्यूरिटी या फिर फ्लॉलेसनेस। आपने अगर बिल्ली को देखा है, तो ज़िंदगी का या फिर उनके दिन का 40% भाग वो सिर्फ खुद को संवारने में या फिर खुद को स्वच्छ करने में बिताती है। कोई भी बिल्ली आप देखिए, वो बिल्कुल जिस पे मैल है, जिस पे धूल पड़ी है, उसको ये लगा है, ऐसे नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं, अगर कहीं से भी वो धूल मिट्टी से आ जाए, तो कहीं वो बैठ जाएगी, और पहला काम करेगी, वो पूरा जबान से पूरा खुद को साफ करेगी। उनके बच्चों को भी वो साफ करती है। तो उनके बिल्कुल स्वच्छता, ये उनके ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा मकसद रहता है, और यही मकसद रहता है ये क्रैब एप्पल व्यक्तियों का। उनको डिसगस्टेड लगता है, उनको एकदम घृणा लगती है अगर कहीं पे उनको अस्वच्छता लग दिखे।
उनको कहीं पे धूल दिखे, कहीं पे उनको अगर कुछ ठीक नहीं रहे, और उनको अगर वो वॉल क्लॉक को देखे और वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, या फिर अगर कैलेंडर का पन्ना पलटना है तो वो पलटने के बाद भी बिल्कुल वो उसको ये करके देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक दिखे, उसका बिल्कुल दोनों कॉर्नर्स एक साथ एक जगह पे आ जाए, क्योंकि ये बीच में भी था, लेकिन बीच में परफेक्शन था। इनमें ये सब सटीक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर गल वो प्यूरिटी नहीं है उसमें, वो क्लीन नहीं है। हिंदी का वर्ड मुझे याद नहीं आया अभी। लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो गंदा है। ये गंदे का जो फीलिंग है, गंदा लगना कुछ चीज़ें, अगर चीज़ ठीक नहीं है, ठीक जगह पे नहीं है, वो तो गंदी है, ये लगना, दिस इज क्रैब एप्पल का फीलिंग। सो ये क्लीनिंग बग रहता है, इनको एक क्लीनिंग बग है इनमें, कि वो हमेशा सब चीज़ें स्वच्छ करने में रहता है। स्वच्छ भी नहीं, लेकिन सब चीज़ें ठीक रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, बिल्कुल वो वैसे की वैसे रहनी चाहिए, उनमें बिल्कुल धूल नहीं रहनी चाहिए, सब वो उबाल के लेंगे, सब उनको स्टरलाइज चाहिए, सब सैनिटाइज चाहिए। इन लोगों को तो हाल बुरा हो गया था जब कोविड आ गया था। तो ये बिल्कुल ओसीडी वाले, जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये टिपिकल ये लोग सब क्रैब एप्पल वाले लोग रहते हैं। तो उनको बिल्कुल हाथ दही कई बार धोएंगे, उनको लगता है कि अभी हाथ से कुछ बदबू आ रही है हाथ से, तो 10 बार हाथ धोएंगे। कुछ भी चीज़ धो के ले लेंगे। उनका एक कपड़ा पोंछने का ये कपड़ा अलग रहता है, ये अलग रहता है, उससे ही पोंछते रहेंगे। सो जैसे बिल्ली हमेशा सब चीज़ें साफ, खुद को साफ करती रहती है, तो ये आजू बाजू की सब चीज़ें साफ करेंगे। एपिडेमिक अगर आ जाए, जैसे पूना में आजकल कंजंक्टिवाइटिस की ये काफ़ी लोग पीड़ित है, तो ये लोग दिन में 10 बार उनकी आंखें धोएंगे। उनको लगता है कहीं से भी बैक्टीरिया वायरस उन पे आज ना आ जाए। आपको लगता है अच्छा है ना, इतना अगर स्वच्छ रह रहे हैं तो अच्छी अच्छी बात है, तो लेकिन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी अगर स्वच्छता रखोगे तो शरीर को थोड़े बहुत बैक्टीरिया, थोड़े बहुत वायरस शरीर शरीर में जाने चाहिए। और वैसे भी आप पूरे के पूरे 100% स्वच्छ तो नहीं रह सकते। अगर इंडिया में आप रह रहे हैं तो धूल मिट्टी तो यहाँ होगी ना, हम तो मिट्टी वाले ही लोग हैं ना, तो उसमें से ही तो उभरे हैं हम। तो धूल मिट्टी कुछ गलत नहीं है, धूल मिट्टी कुछ बुरी नहीं है, धूल मिट्टी कुछ अस्वच्छ नहीं है। उसी मिट्टी से पौधे आते हैं, उसी मिट्टी से वृक्ष आते हैं, उसी मिट्टी में से हम उभरे हैं सब। तो मिट्टी कैसे बुरी हो गई? उसी मिट्टी में तो जाना है बाद में, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब बुरा है। और अगर आप खुद को बैक्टीरिया और वायरस से बिल्कुल दूर रखेंगे, तो जब कभी आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि जब आप एक्सपोज हो जाएंगे, तब आपको जल्दी और ज़्यादा तरीके से वो डिसीज़ आप पे हमला कर देता है, क्योंकि आपके शरीर को अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको मालूम ही नहीं है कि कैसे निपटा जाए, क्योंकि आपने उनको कुछ एक्सरसाइज ही नहीं दिया। तो मेरा ऐसे हमेशा मानना है कि थोड़े बहुत लेवल में हमें एक्सपोज रहना चाहिए बैक्टीरिया से, वायरसेस से, वो भी अपने ही हैं, तो हमें सिखाते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को वो अच्छा कर देते हैं। जैसे हमेशा मुझे लगता है जो डॉक्टर्स रहते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एक्सपोज रहते हैं। आजकल मेरे क्लिनिक पे हर रोज़ 2 या 3 लोग खांसते छींकते आ रहे हैं, और मेरे घर में या फिर मेरे पहचान में मैं ही ऐसा हूँ कि जिसको जल्दी सर्दी या खांसी पकड़ती नहीं है, टचवुड। लेकिन फिर भी इसका कारण यह है क्योंकि मैं हमेशा एक्सपोज रहता हूँ इन लोगों को, इसलिए मेरी इम्यूनिटी हमेशा उनसे एक्सरसाइज करते करते, सब बैक्टीरियाज और वायरस से लड़ते लड़ते मेरे शरीर में शायद वो एंटीबॉडीज़ बन गए हैं अभी। तो मैं इजीली इनको इनका मेरे ऊपर, या फिर कई कई डॉक्टर्स आपने देखे रहेंगे, मैं ही नहीं, कई डॉक्टर्स ऐसे, कई लोग ऐसे हैं जो रास्ते पे काम करते हुए लोग रहते हैं, कामगार रहते हैं, मजदूर रहते हैं। वो मजदूर इतने काम करते हैं और इतना वो एक्सपोज रहते हैं, उनको धूल मिट्टी पे वो पूरे दिन भर उसमें ही रहते हैं, कि वो नहीं, वो हम डॉक्टर से भी अच्छी इम्यूनिटी उनकी रहती है। कुछ भी खा लेते हैं, वो रास्ते का कौन सा भी पानी पी लेते हैं, उनका कोई पेट खराब नहीं होता, क्योंकि उनके पेट को उस सब की आदत है। और ये आदत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्रैब एप्पल लोगों को नहीं समझती। उनको लगता है सब स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन यार यार सबको स्वच्छ रखेंगे जो इम्पॉसिबल है, तो ज़िंदगी में कभी ना कभी तो गिर जाओगे उसी खड्डे में। यही शायद लाइफ का भी नियम है, कि सबको अगर आप पूरा करने की या फिर स्वच्छ रखने की कोशिश करो, तो एक्चुअल स्वच्छता आपके मन में रहनी चाहिए। आपको जो आपको अगर ज़िंदगी में सब जगह पे अगर अस्वच्छता दिखती है,
जो भी आपको दिखे वो आपको लगता है वो गंदा है, तो शायद आपकी नज़रिया गंदा है। आपके नज़रिए में थोड़ा सा स्वच्छ करने की ज़रूरत है, ना कि उस चीज़ को स्वच्छ करने में। क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी सारी अपूर्णताएं हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण है। हम नेचर को अगर देखें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये क्रैब एपल कैसा काम करेंगे। इनका जो अगर इनका गार्डन है, तो गार्डन में रोज़ जो सूखे पत्ते हैं पेड़ के वो नीचे गिर जाते हैं। अगर ये क्रैब एपल लोग हैं तो वो बिल्कुल वो रोज़ दिन में 2 बार 3 बार वो सूखे पत्ते बिल्कुल हटा देंगे, और वो एकदम दिखने में एकदम पिक्चर जैसा वो गार्डन रखेंगे। लेकिन वो सूखे पत्ते चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो ज़मीन में जाएंगे और उसका खत बनेगा। उसका उसी पेड़ को उसी का खाद बनता है, और वो पेड़ उसी से ही ज़्यादा अच्छा पनपता है। लेकिन ये क्रैब एपल लोग उसको निकाल देंगे। तो ये ज़िंदगी में भी ऐसे ही करते हैं। जिससे ज़िंदगी बनती है, जिससे ज़िंदगी और कंप्लीट हो जाती है, उस सब चीज़ों को ये दुनिया से हटा देने की कोशिश करता है। और उनको परफेक्ट लाइफ चाहिए। किसकी लाइफ परफेक्ट है? कौन ऐसा आदमी है जिसके लाइफ में दुख नहीं है? कौन ऐसा आदमी है जिसके लाइफ में इम्परफेक्शन नहीं है? कौन ऐसा आदमी है जिसके लाइफ में थोड़े बहुत धूल मिट्टी नहीं है? कोई नहीं है ऐसा। सबने सबने पराभव देखे हैं, सबने पराजय देखे हैं, सबने सब देखा है। और जिसने ये सब देखा है वही ज़्यादा अच्छी तरह से उभरा है। सो ये जो प्यूरिटी इन इम्परफेक्शन है ना, ये जो फ्लॉ है, तभी हम ह्यूमन हैं। अगर हम में कुछ फ्लॉ नहीं है ना, तो हम यंत्र हो जाएंगे। क्योंकि वो फिर तो यंत्र है ना, कि वो बिल्कुल एक जैसा ही सब बनाता है। नेचर भी यंत्र नहीं है, नेचर में भी फ्लॉज है। नेचर भी हमेशा, आप देखिए इतने लोग हैं हमारे आजू बाजू में जिसको किसी को आँख नहीं है, किसी को कान नहीं है, किसी के 6 उंगलियां हैं, किसी को 1 उंगली नहीं है, किसी को 2 उंगलियां मिली हुई है। सो नेचर में भी प्रोडक्शन में फ्लॉ आते हैं, लेकिन फिर भी हर एक आदमी कंप्लीट रहता है। क्योंकि अगर आपने अपने अंदर क्या है वो अगर जाना, जो लार्ज को भी जानना है, जो क्रैब एप्पल को भी जानना है, तो हम इम्परफेक्शंस पे ध्यान न देते हुए, अगर हम में क्या है उसको परफेक्ट बनाने पे अगर ध्यान दें, उस एनर्जी को हम में क्या गुण है उन गुणों को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए अगर हम वो एनर्जी को यूज़ करें, तो फिर और हम अच्छा बन पाएंगे। फिर वो परफेक्ट हो जाए, वो प्योर हो जाए, फ्लॉलेस ना हो, लेकिन फ्लॉ के साथ अगर हम रहे तो ही हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और फिर हम डिस्पोंडेंसी और डिस्पेयर में नहीं चले जाएंगे। यही शायद सिखाता है क्रैब एप्पल, कि प्यूरिटी इम्परफेक्शन में भी है। जो परफेक्ट है वही प्योर नहीं है। जिसको इम्परफेक्शन की एक्सेप्टेंस आ गई, जिसने उसको स्वीकार कर दिया, और दुनिया में भी इम्परफेक्शन है और इससे ही दुनिया बनी है, ये जब आपको अंदर से बिलीफ आ गया, तो ही आप प्योर बन गए। सोचिए इसके बारे में। और कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट्स में लिखिए, अच्छा बोल रहा हूँ तो भी कमेंट्स में लिखिए, और अपने ये वीडियोस है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचाइए। और 2 रेमेडीज़ बाकी है। एक रेमेडी स्टार ऑफ बेथलेहम, और दूसरी सबसे बड़ी सबसे पॉपुलर रेस्क्यू रेमेडी। उनको लेके नेक्स्ट सेशन में मिलता है। तब तक ख्याल रखिए अपने आप का। टेक केयर, और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।